हेलो। सेमेस्टर 5 के लिए अ, प्रश्न पत, प्रश्न प्रश्न पत्र 13 के लिए एक प्रश्न यह है कि क्रिया की परिभाषा बतलाते हुए क्रिया के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, जिनमें हम पूर्व भूमिका, क्रिया का महत्व, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के विविध भेद, जिसमें अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और अंत में उपसंहार को देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अंत में वाक्य में उसका महत्व किसी प्रकार कम नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है, क्रिया का स्थान अंत में है, फिर भी उसका महत्व कुछ कम नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की महत्तम इकाई वाक्य है। सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य का मूलभूत अंश आख्यात माना गया है। आख्यात ही काव्य, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि से संयुक्त होकर वाक्य बनता है। कहने का मतलब यह है कि वाक्य कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के मेल से बनता है। क्रिया का महत्व। क्रिया वाक्य संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। वाक्य की स्पष्टता और पूर्णता की क्रिया अत्यंत आवश्यक है। वाक्य क्या कहना चाहता है और क्रिया वाक्य को पूर्ण करने के लिए और उसको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। क्रियाहीन वाक्य को प्रायः अपूर्ण माना जाता है। हम यह कह सकते हैं कि जैसे क्रियाहीन वाक्य हो तो उसे अपूर्ण मानते हैं। कोई वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई क्रिया व्यक्त ही नहीं होती, फिर भी उसका अस्तित्व वहां पर होता है। क्रिया संख्या पदों के अर्थ का स्वयं वाक्य में प्रक्षेपण करती है। इस दृष्टि से क्रिया को संख्या पदों के अर्थ का अभिवाचक माना गया है। वाक्य में विकारी, अविकारी शब्दों के सभी प्रकार आ गए हो, किंतु यदि क्रिया ही न आई हो तो वाक्यार्थ का संपूर्ण बोध नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि विकारी शब्द आए हो, अविकारी शब्द आए हो, कुछ भी आ गया हो वाक्य में, किंतु यदि जो वाक्य में क्रिया न हो तो वह क्या कहना चाहता है वो हमें पता नहीं चल सकता। जैसे कि राम ने बंदरों और भालुओं की सहायता से समुद्र पर लंबा पुल। अब यह लंबा पुल फिर वाक्य को छोड़ दिया गया है, तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि विकारी, अविकारी शब्दों के अनेक रूप आ गए, किंतु वहां बांधने की जो क्रिया है वह बताई गई नहीं है, तो वहां पर वाक्य अपूर्ण रह गया। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया वाक्य का केंद्र बिंदु होती है और क्रिया की सहायता से ही वाक्य के अन्य जो वस्तु है यानी कि खंड है वह सार्थकता प्राप्त करते हैं। वाक्य में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है और जिन वाक्यों में क्रिया, मैंने पहले कहा वैसे कि दिखती नहीं है मगर यानी प्रस्तुत नहीं हुई है प्रत्यक्ष रूप से,
किंतु वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से वह उसका अस्तित्व होता ही है, उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक कौन लाया, इसका उत्तर होगा मैं। तो यहाँ पर मैं में सिर्फ कर्ता है, कोई क्रिया नहीं है, मगर फिर भी हमें छिपी हुई क्रिया मिल जाती है कि मैं यह पुस्तक लाया हूँ। अब देखेंगे हम क्रिया की परिभाषा। क्रिया का अर्थ काम या कार्य होता है। सामान्य रूप से क्रिया धातु से बनती है। धातु क्रिया का मूल रूप है। इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे बोल प्लस ना प्रत्यय इज इक्वल टू बोलना। चल प्लस ना, चल में ना जोड़ देते हैं तो चलना हो जाता है। बैठ के साथ ना जोड़ देते हैं तो बैठना होता है। व्याकरण में क्रिया के लिए अनेक परिभाषाएं दी गई है, उस जिसके मूल अर्थ का किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य हुआ है। जैसे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यह व्याख्या हिंदी आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में दी गई है। अन्य एक व्याख्या है कि क्रिया वह विकारी शब्द है जिसके प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान किया जाए, अर्थात जिससे किसी कार्य का होना या न होना, कार्य का होना या करना जाना जाए। हिंदी व्याकरण का पारिभाषिक कोश में यह व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी कार्य का बोध देने वाले विकारी शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के विविध प्रकार हमने पहले दिखाया वैसे कि क्रिया के विविध प्रकार है, जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया। यहाँ हम अकर्मक क्रिया देखेंगे। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, उसके नाम से ही हमें पता चलता है अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता, अतः इसका व्यापार और फल कर्ता पर पड़ता है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहाँ उड़ना यह वह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म होता है। सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी कर्म होता है अथवा कर्म की संभावना होती है और इसलिए फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे मैं रोटी खाता हूँ। अब यहाँ पर कर्म रोटी स्पष्टतः दिखाई देता है। अब देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में कभी कभी एक क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं और ऐसी क्रिया को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्मों में एक प्रधान कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है। राजा ब्राह्मणों को दान देता है। यहाँ दान और ब्राह्मण दोनों क्रिया है और देखें तो कि
राजा ब्राह्मणों को दान देता है। यहाँ प्रधान कर्म दान देना है और दूसरा कर्म ब्राह्मणों को। तो यहाँ पर भी हमने देखा दो कर्म वाली क्रिया यानी द्विकर्म क्रिया। अन्य है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कोई ना कार्य करे और दूसरे से करवाए, यानी किसी को करने की प्रेरणा दे, ऐसा सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कोई कार्य न करे दूसरे से करवाता है उनमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे उसने गोपाल को हंसाया, यानी यहाँ हंसने की प्रेरणा उसने गोपाल को दी। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पहुंच चुका, पहुंचे भी है और चुके भी है। जाने लगा, यह संयुक्त क्रिया, जाने की क्रिया और लगने की। अन्य भी पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, जैसे कुछ पांचक और पांच क्रिया जैसे अन्य प्रकार भी है। उपसंहार के रूप में कहे तो क्रिया का अर्थ काम या कार्य होता है। वाक्य में क्रिया का सबसे अधिक महत्व होता है। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण होता है। प्रत्येक क्रिया कोई न कोई धातु से बनी है। क्रियाओं के अनेक प्रकार होते हैं जिनमें 3 प्रकार कर्म से संबंध है। विकारी शब्द होने का कारण संज्ञा सर्वनाम के समान क्रिया में भी लिंग, वचन, कारक आदि से रूपांतर होता है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।